नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों ही मामले कर्नाटक में पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये बाकी के मुकाबले तेजी से फैल भी सकता है। आपको बता दें कि अब तक 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कर्सन की कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हर घर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सजग है। नए वेरिएंट से जागरूकता और सावधानी ही बचाव है। देखिए, अभी तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सजगता ही सबसे बड़ी तैयारी है और मास्क ही सबसे बड़ा उसका उपाय है। सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं कुछ देशों से फ्लाइट आने पर और जो निगरानी बढ़ाई है जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स पर, मुझे लगता है कि अब हम पर्याप्त इस विषय में जागरूक हैं और हमारी जागरूकता ही किसी आने वाले वेरिएंट से जो है हमारी सुरक्षा करेगी। अभी और इस पर आगे हमको क्या क्या सलाह, एक्सपर्ट मेरे सामने साथ खड़े हैं और देश में भी बहुत एक्सपर्ट हैं जो बताएंगे जो हमको कैसे उस रास्ते पर कोई बूस्टर डोज की तरफ जाने की बात कहेंगे या कोई और उपाय करने के लिए कहेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत अब इस विषय में पूरी तरह से एक सजग राष्ट्र है। जो भी डॉक्टर्स बताएंगे भारत के लोग अब उसका अनुकरण करते हैं। वहीं किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाधान की हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जल्द ही किसानों को वार्ता के लिए हम निमंत्रण देंगे। सीएम ने कहा कि बैठकर बातचीत करेंगे तो हल निकलेगा। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफी नजदीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि
जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर आज? अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफ़ी मांगे मान ली है सरकार ने, वापसी हो जानी चाहिए? नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील किया और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस पर घर जाना चाहिए। फिर भी वो 4 तारीख को 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे तो फैसला करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्द ही केंद्र कमेटी गठित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काम शुरू करेंगे, जिससे किसानों को खासा लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां 19 तरह की फल और सब्जियां भावांतर भरपाई योजना लागू है। हरियाणा के इस कृषि मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपनाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। काम रुका ना, सरकार रुकी। पिछले 1 साल में चाहे उनकी फसलें हो, पूरी तौर पर एमएसपी पे हमने खरीदी। जहाँ बाजरे की बात थी तो भावांतर भरपाई में 600 रुपये क्विंटल प्रति एक किसान जो रजिस्टर्ड था उसके खाते में हमने ट्रांसफर करा। अब तो 19 ऐसी फल सब्जियां हैं जिनको भावांतर भरपाई पे हरियाणा इकलौता राज्य है जो खरीदने का काम कर रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि जो हरियाणा का मॉडल है तो दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरीके से अडॉप्ट किया जाए, जिससे कृषि क्षेत्र को, किसान को और लाभ। और उसके साथ साथ चाहे मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, आपका भिवानी वाला भी प्रगति पर है, जींद भी प्रगति पर है, सिरसा के अंदर भी एचआईयू से लैंड लेकर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार ने 2 साल में प्रदेश की उन्नति पर बहुत कार्य करेगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं उनको भी प्रदेश की स्कीम्स के माध्यम से और केंद्र की स्कीम्स के माध्यम से। किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के डेटा पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डेटा जुटाकर किसान आंदोलन से जुड़े किसानों से बातचीत की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी में 9 दिसंबर को जेजेपी के 3 साल पूरे होने पर होने वाली रैली का न्योता देने वो पहुंचे थे। अपने डाटा है और इस पे हम विचार कर रहे हैं। जैसे ही कोई सहमति बनेगी प्रदेश भी अपना निर्णय लेगा। चाहे वो नॉन लीथल एक्टिविटीज़ के अंदर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे कोई कैजुअलिटी हुई है, इंजरी हुई है, तो मिलकर फैसले लिए जाते हैं। ना तो सरकार फैसले ले पाएगी अकेली, ना आंदोलन के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो लोग। तो आपसी सहमति बनेगी और आपसी सहमति जैसे ही कॉल ऑफ होगा मुझे लगता है पॉजिटिवली बनाकर दोनों निर्णय। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि देश भर के किसानों को एमएसपी का लाभ मिले। 2 फसलों पर सरकार तय करे एमएसपी। कानून स्वयं सरकार ने ही वापस ले लिए। अब जो मुकदमे वापस लेने की बात है और जो विषय हैं उन पर भी समझौता हो जाना चाहिए। एमएसपी पर कमेटी बन जानी चाहिए। हम उस बात के पक्षधर हैं और उसके लिए भी निरंतर दुष्यंत जी प्रयासरत हैं। केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई फैसला संभव तो नहीं है, मगर मिल बैठ करके मिनिमम एमएसपी कम से कम उन फसलों पर जो साल में 2 फसलें मेन होती हैं उस पर इस तरह का कोई बन जाए। हमारे यहाँ तो मिल ही रही है जी। ये बात तो अन्य प्रदेशों की, उन अन्य प्रदेशों में किसानों को भी लाभ मिले। हम तो समूचे राष्ट्र के किसान के पक्षधर। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार सरकार से आंदोलन में शहीद किसानों की मुआवजे की मांग कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार की इस पर दलील है कि राज्यों का मामला है, ऐसे में उनके पास मृतक किसानों के आंकड़े नहीं हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं हो सकती, उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि इस बात की जानकारी राज्य सरकारों के पास होती है। क्योंकि जो एफआईआर होती हैं, किसी की डेथ होने पर पोस्टमार्टम होते हैं, वो सब राज्य सरकारों के पास होते हैं। तो अपनी अपनी राज्य सरकार जो रिकॉर्ड यहाँ हुए होंगे, सोनीपत में हुए होंगे, उसको सोनीपत का प्रशासन बताएगा, जो झज्जर में हुए होंगे झज्जर का प्रशासन बताएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें का बंटवारा है देश में कि कौन सी चीज़ें केंद्र के पास होंगी, कौन सी राज्य के पास होगी। तो कानून व्यवस्था, ऐसी सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई डेथ सर्टिफिकेट तो केंद्र सरकार नहीं देती है, राज्य सरकार देती है। तो ऐसी सब चीज़ें, कोई डेथ होने पर एफआईआर राज्य की पुलिस करती है। तो बहुत सारी बातों की जानकारी राज्यों के पास होती है, राज्य अपने हिसाब से उन जानकारियों को जुटा रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है,
कि जितने किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको प्रकाशित किया है, तमाम प्रदेश सरकारों के पास है और हर प्रदेश में गांव स्तर पे ये जानकारी मौजूद है। हरियाणा के अंदर हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर घर में मैं गया हूँ, स्वयं गया हूँ। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर ऐसे परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद इस रिकॉर्ड के आधार पर पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से पंजाब सरकार ने भी इनकी आर्थिक मदद करी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम लोगों से रिकॉर्ड ले सकती थी, लेकिन इनको ये बात नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है, बात ये नियत नहीं है। ये ना तो इन किसान की कुर्बानियों को मान्यता देना चाहते, ना किसान की कुर्बानियों को कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं उन परिवारों को। इसीलिए मैंने निर्णय किया है, मैं ये पूरा रिकॉर्ड केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब को डाक के माध्यम से भी और जाके पहुंचा कर भी मैं इनको रिकॉर्ड पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आज ही ये सारा रिकॉर्ड पहुंचा दूं। तो वहीं चरखी दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायत और निकाय चुनाव पर कहा कि दोनों पार्टियों की सहमति से चुनाव लड़े जाएंगे। दुष्यंत ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। तो पार्टी मिलके फैसला लेगी और ऑलरेडी पिछले जो चुनाव थे नगर परिषदों के, समितियों के, उसके अंदर भी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े और कामयाब भी रहे और आगे भी इसी तरीके से गठबंधन। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर मंगल सेन के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन ने समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम किया। उनके अंदर समाज की सेवा करने की भावना बहुत ज्यादा थी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी महापुरुषों के जीवन पर रिसर्च कर काम करने वाली पीठ को मिलने वाली सरकारी मदद न लेने की बजाय पीठ के समर्थकों द्वारा रुपया इकट्ठा कर कार्य करने की बात कही। समय बदल गए हैं, हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर एक चीज में आगे बढ़ना है। सामान्य जन की चिंता भी करनी है, गरीब आदमी के रोजगार की चिंता भी करनी है। जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे, उन्होंने एक योजना बनाई है कि हरियाणा के समाज की मैपिंग करेंगे। उस मैपिंग में किस परिवार की आमदन कितनी है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, फेजेस में करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहले चरण में हमने ये लिया है कि जिन परिवारों की आय साल की 1 लाख रुपए से कम है, कुछ नहीं होती, 1 लाख का मतलब 8,000 रुपये महीना, ऐसे परिवारों को कैसे हम बढ़ा करके 2 लाख तक लेकर जाए। इनकी संख्या लगभग 3.5 लाख परिवार है। उनके आजकल कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हमने। इस जिले में भी लगभग 10-12 कैंप लगेंगे। हरियाणा ने पहला एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है कि हम अपने यहाँ बीपीएल परिवार जितने भी हैं, बाकी स्टेट्स को होल्ड कर दिए, हम ज्यादा बीपीएल परिवार घोषणा करें, बीपीएल बने ताकि सरकार से सहायता मिले। हम कहते हैं बीपीएल क्यों रखेंगे, सबको एपीएल करेंगे ना, क्यों करेंगे बीपीएल? हम कमा के खाएंगे, 10 उंगलियां हमारे हाथ की हैं, हमारा शरीर सबका पुरुषार्थी शरीर है, मस्तिष्क है, दिमाग है, मेहनती लोग हैं हरियाणा के। तो मेहनती लोग मेहनत करके, पढ़ाई करके, स्किलिंग करवा करके हर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्री बोले कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और जल्द ही प्रतीकात्मक सरस्वती वास्तविक रूप में दिखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों को गीत भेंट की और उन्हें गीता अध्ययन उपरांत इसकी सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि जीने का तरीका और जीने का लक्ष्य गीता सिखाती है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। यही वजह है कि मोरनी में एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू हो गई है और जल्द ही हथनी कुंड में, तिलियार में भी इस तरह की गतिविधियां शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी पर बांध बनाकर इसे प्रतीकात्मक रूप से जीर्णोद्धार किया जाएगा।
हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है और भारत सरकार का पूरा प्रयास है कि गीता का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में जोर शोर से होना चाहिए और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में आज इसका प्रभाव पड़ता भी जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्हें सभी जो राष्ट्र अध्यक्ष बाहर से आए हैं सभी को भगवत गीता उन्होंने भेंट की है और ज्यादातर ऐसे हैं राष्ट्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने उसका अध्ययन भी किया है, उसकी सराहना भी की है। तो एक ऐसा विचार जो जीवन जीने का तरीका, उसकी किस प्रकार का जीवन में जीना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, उसका सार उसमें है। निश्चित तौर से उससे भारत की जो छवि है और भारत के बारे में जानने का अवसर पूरी दुनिया को मिलेगा। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी देने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को लेकर कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार कृषि विश्वविद्यालय से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के करीब 500 किसानों को प्रशिक्षित किया। कृषि मेले में खाद बीज, आधुनिक कृषि मंत्र, फसल अवशेषों का प्रबंध करने वाले यंत्रों के बारे में बताया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि परंपरागत कृषि तकनीक के अलावा नई तकनीकें अपनाकर किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और इसी मकसद से कृषि मेला लगाया गया है। मेले में विशेष तौर पर फसल अवशेषों के प्रबंधन को लेकर किसानों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही खेत की मिट्टी और पानी की जांच भी कृषि मेले में की गई। आज कृषि विज्ञान केंद्र में पराली जलाने के मुद्दे पे एक मेला रखा गया है। इस मेले के माध्यम से किसान भाइयों को जानकारी मिलती है कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होता है। वायुमंडल में तो प्रदूषित होता ही होता है, हमारी ज़मीन में जो जैविक पदार्थ हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, हमारे मित्र कीट हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये जो हमारा फसल अवशेष प्रबंधन पे मेला आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों को जागरूक करें कि अपने जो फसल का अवशेष बच जाता है उसका कैसे हम प्रयोग में लाएं, कैसे उसका प्रबंधन करें। क्योंकि किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है, जब भी धान वो पराली हार्वेस्ट करते हैं तो पराली का मैनेजमेंट की एक समस्या, क्योंकि उन्होंने 10-15 दिन की आपकी बिजाई की समय मिलता है, तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मशीनें दी गई हैं। अभी पोस्टल विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर देश के विद्यार्थियों में देश के प्रति उनकी भावनाएं और रुचि को जागरूक करने एवं विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की, जिसके तहत 75 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें से 10 बेस्ट पोस्ट कार्ड सरकार को भेजे जाएंगे। ऐसे 75 पोस्ट कार्ड को सीबीएसई और पोस्टल विभाग द्वारा लिस्ट तैयार कर उनके विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 17 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इन विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी खुद बातचीत करेंगे। यमुनानगर पहुंचे पोस्टल विभाग के सुप्रिंटेंडेंट अरुण गोयल ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 4ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताओं का विषय 2047 में भारत कैसा था और अब कैसा है, इस पर आधारित होगा। पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम रखा गया है पोस्ट कार्ड कैंपेन। इसके तहत सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहाँ एक पोस्ट कार्ड लेटर राइटिंग कंटेस्ट रहेगा, जिसके तहत 2 टॉपिक दिए गए हैं। एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनसंग हीरोज़ के बारे में बताना और दूसरा इंडिया का विज़न 2047 में क्या रहेगा उसके बारे में बताना, जिसके तहत 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। यह कंपटीशन 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में स्कूल में करवाया जाएगा। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर मार्ग अवैध वाहनों का हाईवे बना हुआ है। 5 जिलों की डीटीओ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 378 अवैध वाहन पकड़े हैं।
अवैध वाहनों में लग्जरी टूरिस्ट बसों की संख्या सबसे ज्यादा रही। टूरिस्ट बस संचालक ऑल इंडिया परमिट की आड़ में सवारी बैठा रहे हैं, जिससे कि रोडवेज विभाग को हर महीने 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद जिला परिवहन कार्यालय की नींद टूटी और 20 बस चालकों पर कार्रवाई की गई। हाईवे पर कापड़ीवास के पास नाका लगाकर 20 अवैध बसों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और कुछ बसों को इम्पाउंड भी किया गया। विभागीय कार्रवाई से अवैध निजी बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।